नमस्कार, CNBC आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस मंगलवार के सेशन के ठीक मध्य भाग में निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, सुबह हमारी क्या बात हुई थी, क्या निफ्टी कर रहा है और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पे और कुछ ऑप्शंस के ट्रेड्स पे हम बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ विशेषज्ञ रहेंगे असद बरनपति, उनसे टेक्निकल और ऑप्शंस और फ्यूचर्स के सेटअप पे बातचीत होगी। लेकिन पहले आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं अभी तक का निफ्टी का लेवल। इट्स 22990 जो कि सुबह का हाई था 22990, जो खुला जो बन गया हाई, उससे मुलाकात दोबारा नहीं हो पाई और उसके बाद हम गिरते गए। और आप एक बात समझ लीजिएगा कि अगर आप इंट्राडे लो से हाई को कंपेयर करें तो करीब 180-190 अंकों की गिरावट थी। सुबह क्या बात हुई थी हमारी कि कल भले ही हमने एक पुल बैक दिया हो, लेकिन उस पुल बैक के पीछे मात्र एक दो स्टॉक फ्यूचर्स थे और हमने पुल बैक दिया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में कदम रखने में हमारी हिचकिचाहट क्लियरली विजिबल थी। RS1 लेके आइए। टिल द टाइम ये जोन नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, RS1 23,021, 23,056 की ट्रेजेक्ट्री, 59 की ट्रेजेक्ट्री, इट्स अ सेल एंड राइज, बेचिए। लेकिन बेचते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेस वन, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 22,800 की जो पुट है वो एक अच्छा बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, इस ट्रेजेक्ट्री में 22,847 से 777 की ट्रेजेक्ट्री में एक बार शॉर्ट कवर कर लीजिएगा। पुलबैक के बारे में भी सोचिएगा। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो कंफर्टेबल ट्रेड ये है सनराइज, और अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे इस बेस के आसपास एक कॉन्ट्रा लॉन्ग भी ले सकते हैं। और देखिए दोनों ही पहलुओं ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, सनराइज ने भी और बेस वन को। अगर आपने थोड़ा सा रिस्क लेकर लॉन्ग किया हो तो वो भी मिला, बट अगर मैं मान के चलूँ कि पहला ट्रेड भी मिला तो अच्छा मिला। निफ्टी अभी कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर और निफ्टी अभी पुट राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। अब आते हैं जरा आपके स्टैट्स पर, क्या कर रहा है निफ्टी ऑप्शंस के जो इस वक्त स्टैट्स है वो क्या कह रहे हैं। 6 स्ट्राइक्स का मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। देखिए आपके स्क्रीन पे जो 23,000 की कॉल है उसका आउटस्टैंडिंग वायर पहुंच गया 90 लाख, जिसमें करीब 48 लाख कॉल बिकी है। तो ये समझ लीजिएगा कि 22,960 से लेकर 23,023 ये अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्ट्री रहेगी। नीचे 22,800 की पुट एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वायर होल्ड करती है और करीब 61 लाख का, जिसमें से 12 लाख पुट आज बिके हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कंपेयर अगर आप स्क्रीन पे करें तो वो महत्वपूर्ण भी है कि कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में पुट राइटर्स का जो यानी पुट बेचने वाले हैं उनका कन्विक्शन 1/3 भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है, इनफैक्ट 1/4 है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। और मैं फिर कह रहा हूं, लेके आइए फिर बेस की प्लेट। एक बात कही थी हमने कि बेस वन के आसपास शॉर्ट्स को कवर करेंगे, एक पुल बैक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। पर फिर कह रहा हूं, इफ बेस वन वायलेट्स ड्यूरिंग द डे, ये लाइन जो मैंने लिखी थी मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन थी, डीप डाइव टुवर्ड्स 681 एंड 710 इज क्वाइट पॉसिबल इन दैट केस। अगर हम बेस वन को तोड़ते हैं तो एक तीव्रता से 22,681, 710 तक आ सकती है। सो उसको जहन में रखिएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। अब आपके जहन में मेरे ख्याल से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेकंड हाफ के लिए आ गया होगा। आइए निफ्टी बैंक पे। देखिए कल की पुल बैक की थ्योरी जो थी वो निफ्टी बैंक की लीडरशिप में लिखी गई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक, और लेटर वो उसमें SBI या फिर दूसरे PSU बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। अभी के स्टैट्स क्या कहते हैं। सुबह क्लियर एक बात ये हुई थी कि जब तक RS1 दैट्स 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट नहीं हो रहा है, इट विल बी अ सेल राइज। क्या ट्रेजेक्ट्री थी वो, 49,361 और 49,528। ये बात मैंने कल भी कही थी जब मैं मेरे ख्याल से श्रेया के साथ क्लोजिंग में ट्रेड कर रहा था कि मैं इस क्लोजिंग पर डेली बेसिस पे, मतलब ऑन डे बेस, एक बाय नहीं दे सकता क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पार होने को तैयार नहीं है। दैट्स 10-20 और पहला रेजिस्टेंस गया 361 के नज़दीक और कोलैप्स हो गए। कहाँ पर आया, जरा बेस वन लेके आइए। और इस आज की मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, any shorts open closer to RS1 will be covered at base 1.
बेस वन क्या था? 48,921,711 एग्जैक्टली जाके निफ्टी बैंक वहीं रुक गया। और ये क्या था? ये एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस तो नहीं था, बट हाँ, ये एक पिवट पॉइंट था। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाता हूँ, फिर एक बात और कहूँगा। ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के? देखिए, आज बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में वो करिश्मा नहीं है जो कि कल था, ठीक है। अब कॉलाइटर्स क्या कर रहे हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। 49,500 पे डिसाइसिव कॉल राइटिंग है, 400 पे, इवन 49,300 पे। और नीचे पुट राइटर्स में एक चीज जो बड़ी गंभीर नजर आ रही है, वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 48,500 का पुट राइटर एग्जिट ढूंढ रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आप एक कंपैरिजन करें बस बिटवीन 48,500 एंड 48,000 पुट ऑप्शन, ह्यूज डाइवर्जेंस है, करीब 5 लाख शेयर्स का। तो एक बात मैं कह देता हूं कि वेट, अब किसी बड़े ट्रेड के लिए वेट करिए। अगर कोलैप्स किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, फिर से आइए बेस वन पर, अगर निफ्टी बैंक पर बेस वन, और मैं फिर से इसको डिजिट को एक्सप्लेन कर देता हूं, 48,711 और 650 ये टूटा, तो बेस टू का मिलना बहुत पॉसिबल है। अब कन्विक्शन ड्यूरिंग द डे तभी आएगा बैंक निफ्टी में जब आप 49,100-200 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर चलने लगे, अदरवाइज फियर ऑफ कोलैप्स परसिस्ट करता है। असित बनपति हमारे साथ मौजूद है। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, आपकी भी काफ़ी नेगेटिव अप्रोच रही है मार्केट्स पे। कल हम एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक गए, उसके नज़दीक, लेकिन फिर वहीं से यू टर्न और सेल ट्रेड्स ने काम किया। असित, आप इस वक्त कैसे प्लेस्ड है मार्केट पर, आपकी अप्रोच क्या है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? असित। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कल सेकेंड हाफ में एक रैली आया, इनफैक्ट हर एक दिन हम देख रहे एक सेकेंड हाफ में अच्छा खासा रैली आता है कि जो कि हमें दर्शाता है कि मे बी बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग और मे बी थोड़ा बाइंग आ रहा है, बट दैट इज गेटिंग सोल्ड इनटू। आई थिंक दो लेवल्स हमें देखना चाहिए। any kind of down take towards 23,700 750, आप वहां पे contra buy कर सकते हैं with a stop loss of around 50 points, और any level that is going towards 23,000 वहां पे short कर सकते हैं with a kind of stop loss of 50 points. In between market is choppy, हमें eventually दिख रहा है कि 100-150 पॉइंट नीचे आ गया है, बट वो 5-10 मिनट में ही बड़ा बार बनता है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द जूस इज आउट। तो मेरे हिसाब से वो रिस्क रिवर्ट के पर्सपेक्टिव में अगर डाउन टिक हो रहा है 150 पॉइंट 180 पॉइंट, वहां पे शॉर्ट नहीं करना है। कोई भी पुल बैक आता है 30-40 पॉइंट्स का ऊपर बंद हो रहा है उस टाइम में, वहां पे शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। इससे स्लो ग्राइंडिंग मार्केट, इवन इफ मार्केट टेक्सचर इज वीक, बट एट द सेम टाइम एज ए ऑप्शन बायर, और आप अगर इसमें अगर मार्केट में वो ट्रैक्शन ढूंढना चाहते हैं इंटरडे बेसिस में, इट्स वेरी चॉपी। सो नॉट टू बी टेकन लाइटली कि हाँ मार्केट तो वीक है, हम शॉर्ट कहीं पे भी कर लेंगे, पैसा बना लेंगे, वैसा नहीं होएगा। सो थोड़ा कंजर्वेटिवली ट्रेड करना चाहिए एंड मस्ट वेट फॉर द लेवल्स टू कम रादर देन शॉर्टिंग एट एनी लेवल। निफ्टी का अगर हम प्यारे से देखेंगे दैट इज अराउंड 40, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ड्रिप डाउन होगा अराउंड 30-35 में भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर इसका मंथली पे देखेंगे दैट इज ऑल्सो बिलो 60। सो टेक्सचर इज वीक, any kind of traction on the upside should be used to short the market but at the low of the day. एक बात जो असित ने कही वो ये बहुत अच्छी है, और वो शायद सुबह काफ़ी कारगर भी थी कि शॉर्ट करने के लिए, ये बात मैं हमेशा अपनी मॉर्निंग कॉल की कमेंट्री में कहता भी हूँ, शॉर्ट हम कह रहे हैं बट अक्सर वो बात लिखी होती है शॉर्ट एंड राइस, क्योंकि जहाँ पे आपका वैल्यू एट रिस्क कम हो, जैसे सुबह था 22,990, अब इस प्राइस पे हमें इंतज़ार करना है 800 के कोलैप्स होने का, 22,770 के कोलैप्स होने का। तो बेटर ट्रेड था मॉर्निंग में, जूस जो था ना आई मीन शॉर्ट ट्रेड में, वो था मॉर्निंग में। खैर, अब एक काम करते हैं, आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। असित, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वीरेन जी, बी सॉफ्ट में हम शॉर्ट जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 475। मुझे लगता है कि लोअर लेवल ऑफ 460 455 में देख सकता है। PCR is low of the day, low of the quarter, and also अगर प्राइस हम देखेंगे that is low of the week and low of the year. Open interest short side में built up हुआ है, तो B soft is a short with a stop loss of around 475. ओके, बिरला सॉफ्ट आप का एक शॉर्ट ट्रेड है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आज सुबह सुबह निफ्टी आईटी हमारे लिए एक कंट्रीब्यूटर था, आई मीन स्ट्रेंथ में, लेकिन निफ्टी आईटी भी कोलैप्स हो गया। अब देखिए निफ्टी आईटी में क्या फियर है, कल हमें जो एक थ्रस्ट मिला था लोअर लेवल से, उस पर एक
बड़ी बात थी। प्लीज़ निफ्टी आईटी का चार्ट रख के कैंडलस्टिक, उसमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर दीजिए। अमूमन किसी भी एवरेज में एक सक्शन और एक प्राइस को थ्रस्ट देने की पावर होती है। दूर प्राइस हो तो अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ आ जाए तो फिर उठा के फेंकता है। तो कल आपके पास 200 डेमा था, उसने आपको थ्रो किया, प्राइस ऊपर गया, बट जिसे कहते हैं ना टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ में ये फेल हो गया अभी के लिए, कोलैप्स हो गया फिर। और कोलैप्स कहाँ से हुआ? कल की परसों की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी से। सो अभी निफ्टी आईटी में जो आज की वाइल्ड हायर शेडो यानी प्राइस ना टिकना, वो थोड़ा सा निफ्टी को परेशान कर रहा है। असित का पहला ट्रेड हो गया बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में शॉर्ट। असित, आपके बाकी दो ट्रेड्स। वीरेन जी, एसीसी में शॉर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा नीचे आ चुके हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा लोअर ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1865 फॉर अ टारगेट ऑफ 1800। इसमें बॉलिंजर बैंड का लोअर चैनल ब्रेक हुआ है, शॉर्ट बिल्ट अप एंड दैट इज हाई ऑफ द मंथ विद एन एडिशन ऑफ अराउंड 6%। मुझे लगता है कि एसीसी में थोड़ा और गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। सो 1865 का स्टॉप लॉस लेके एसीसी शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, एसीसी पे हमारी सुबह भी बात हुई थी। वीक स्ट्रक्चर इस दौर के लोस को तोड़ा और अभी ट्रेड करता हुआ 1852 पे। हालांकि थोड़ी रिकवरी है, बट स्टिल ये हायर जोन्स रिकवरी के बाद शॉर्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। तीसरा ट्रेड आपका सिर्फ मैं कोफर्स में शॉर्ट जाना चाहूंगा वीरेन जी। इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा था 2-3 महीने पहले तक, बट अभी ऑब्वियसली द मार्केट करेक्शन इट इज गिविंग अप द गेन्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7650। राइट नाउ इट्स अराउंड 7593 काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 7500। और मुझे लगता है कि अगर 7500 7450 ब्रीच होता है, मुझे लगता है कि और 100-200 पॉइंट का नीचे गिरावट देखने को मिल सकता है। सो कोफर्स में हम शॉर्ट जा सकते हो 7650 एज ए स्टॉप लॉस। ओके, कोफोज तो आपके ज़्यादातर काउंटर्स जो हैं वो शॉर्ट साइड पे हैं। आईटी से कोफोज मिड कैप आईटी, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी, बिरला सॉफ्ट कोफोज परसिस्टेंट। एक बात है, जब 200 डेमा पे निफ्टी आईटी खड़ा है, ज़्यादा पेन मिड कैप आईटी में है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप आईटी। खैर, एक ब्रेक के बाद देखिए हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पे। एक तो ऑप्शन ट्रेड होगा असित का, और साथ ही साथ पिछले एक साल में व्यापार घाटा, इसमें एक बहुत बड़ा जंप आया है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो एक चिंता का विषय है। कुछ आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और अब चलते हैं कुछ देर के लिए मिताली के पास और जाते हैं ये नंबर को समझने के लिए। पिछले एक साल में या करीब 12 महीने के दौरान जो भारत का व्यापार घाटा है, उसमें एक सब्सटेंशियल 39% का जंप आया है। मिताली, ये नंबर्स को थोड़ा समझाइए, और सबसे बड़े फैक्टर्स क्या थे इसके पीछे? इंपोर्ट्स, और किन किन चीज़ों के इंपोर्ट सबसे ज़्यादा रहे? गुड आफ्टरनून। तो बढ़ता हुआ जो ट्रेड डेफिसिट है, ये गैप जो है, ये पिछले जनवरी 2024 से कंपेयर करें तो 39% तक बढ़ गया है, और इसके असर जो है हमें इंडियन रुपी पे देखने को मिल रहा है। एक साल में जो इंडियन रुपी है वो 5% तक वीकन होता नजर आया। अगर बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूएस को कर रहा है इस वक्त, और एक्सपोर्ट्स जो है वो 39% तक साल दर साल यहाँ पे बढ़ते नजर आए। क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और आईटी सेगमेंट में हमें काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला है। वही अगर इंपोर्ट की मैं बात करूं तो चाइना से हम सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो आंकड़ा सामने आता है वो है $11.5 बिलियन का, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है यहाँ पे 17% की बढ़ती नजर आई है। सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो अगर मैं ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स पे एक बार नजर डालूं तो जो एक्सपोर्ट्स का फिगर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे 2% से कम हुआ है, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से बढ़ गए। तो रिजल्ट ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो है ओवरऑल बेसिस पे वो 39% तक यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। वही अब कंट्री वाइज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कहाँ हुए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहाँ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, उस फिगर्स पे अगर नजर डाले तो सबसे ज्यादा जापान में हमें 53.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ से हम ज्यादातर आयरन और स्टील केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए, फिर नेपाल, बांग्लादेश, यूके, ये जो है ये यहाँ पे सबसे बड़े हमारे एक्सपोर्टर्स है। उसके बाद में अगर इंपोर्टर्स के नंबर पे नज़र डालूँ तो सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाइना सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे है हमारा इंपोर्ट का। 17% ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। वही जापान की बात करूँ तो साल दर साल बेसिस पे 134% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। और जापान से जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें ऑटो कॉम्पोनेंट्स, प्रोसेस्ड फूड जैसे कॉम्पोनेंट्स यहाँ शामिल है। तो मेनली क्रूड ऑयल जो है वो हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया। इसके दूसरे प्रोडक्ट
स्ट्रेंथ भी रहे हैं, पर ये जो ट्रेड डेफिसिट साइकिल है ये बिगड़ती हुई नजर आ रही है और आगे चल के इसको थोड़ा ध्यान में रखना रहेगा हमें। तो ये थे कुछ की इनसाइट ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के जो कि कल ही गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं। हमारा एक साल में व्यापार घाटा करीब 39% बढ़ा और क्रूड इंपोर्ट्स वाकई इसके पीछे एक बड़ा ठोस कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली आपका इस पूरी चर्चा के लिए। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे मार्केट गुरुकुल की और आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हसत, ऑप्शन ट्रेड आपका क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, मेरे हिसाब से हम एचडीएफसी बैंक को देखना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का 1720 का सी, आई थिंक ये 18-19 रुपए में चल रहा है, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 12 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 30-35। आई थिंक पूरे अगर हेवी वेट्स में देखेंगे, दिस इज ओनली स्क्रिप्ट जहाँ पे कि आरएसआई इज काइंड ऑफ ना आउट परफॉर्मिंग बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसका आरएसआई इज मोर देन 50, निफ्टी का 37 है एंड बैंक निफ्टी का 43 है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से एचडीएफसी बैंक इज क्वाइट गुड एंड नॉट ओनली दैट, इसका सारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है, सुपर ट्रेंड डेली आवरली के ऊपर है। इट इज नॉट फॉलिंग इन द फॉलिंग मार्केट। मुझे लगता है कि अगर मार्केट एक बार स्टेबलाइज कर लेगा, एचडीएफसी बैंक कैन एक्चुअली प्ले वेरी वेरी ह्यूज रोल टू ड्रैग द मार्केट अप। सो एचडीएफसी बैंक का 1720 का कॉल हम ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 12 एट द मनी कॉल। आसित खान, एचडीएफसी बैंक का शुक्रिया आसित इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन अब बात करते हैं, विषय को थोड़ा फिर से मोड़ते हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय लिहाज से अगर आप देखें महत्वपूर्ण खबर कि प्रधानमंत्री जो मोदी की यूएस ट्रिप थी उसमें जब उनकी एलन मस्क से मुलाकात हुई थी, उसका प्रभाव और उसका इम्पैक्ट विजिबल है। और मुंबई सबअर्बन के लिए 13 नौकरियां जो हैं वो टेस्ला ने आज पोस्ट की अपनी वेबसाइट पर। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ असीम मेरे साथ मौजूद हैं। असीम, इस बार उस मुलाकात के फलस्वरूप शायद टेस्ला एक बार फिर से अपने भारतीय ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए तैयार है। बिल्कुल इस खबर से तो ये लगता है। जी राइट, सही कहा आपने। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही आपको ये काफी बिग चेंजेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो टेस्ला है उसने अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर करीबन 13 वैकेंसीज निकाली है और ये 13 वैकेंसीज स्टोर मैनेजर से लेकर के सेल्स मैनेजर, टेक्नीशियंस, टेस्ला के टेक्नीशियंस, इन सब के लिए निकाली गई है और ये सारी वैकेंसीज मुंबई सबअर्बन के लिए ही निकाली गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो कंपनी है अपना पहला शोरूम वो मुंबई के सबअर्बन के अंदर खोल सकती है। खासतौर पे की कंपनी पहले भी इसकी तैयारियां कर रही थी, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। सरकार इसको लेकर के एक ईवी की पीएलआई स्कीम भी लेकर के आई थी, लेकिन उसके अंदर भी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई है, तब से इसके अंदर से एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई और कंपनी ने आज ही अपनी वेबसाइट के ऊपर 13 वैकेंसीज जो है उनको लिस्ट कर दिया और अब इस लिस्टिंग के बाद से कंपनी अगले 1 से 2 महीने के अंदर हायरिंग कर लेगी और हायरिंग के बाद कंपनी अपना पहला शोरूम मुंबई के सबअर्बन में खोल सकती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो महत्वपूर्ण खबर ये, और जैसे कि असीम ने कहा कि शायद 2 से 3 महीनों में ये नियुक्तियां हो जाएं और पहला कार्यालय मुंबई सबअर्बन में स्टार्ट भी हो जाए। शुक्रिया असीम। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।